फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बिजनेस मैथमेटिक्स का हम कोर्स शुरू कर चुके हैं, उसके अंदर हमने यूनिट 1 का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने परसेंटेज वाला जो ये पोर्शन है ये हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है, ये टॉपिक्स देखने हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसमें आपको मिल जाएगा। और जो आज हमारा नया टॉपिक है वो है सेट थ्योरी और फंक्शन और रिलेशन। ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर, और इसी वीडियो में यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 दो पार्ट में कंप्लीट करा हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, इसमें यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज सेट थ्योरी, कि सेट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में ये जहाँ पर भी ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूँ, ये जहाँ पर भी दिखाई दे इसका मतलब समझ जाना, ये क्वेश्चन या फिर ये डेफिनेशन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आ चुकी है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सेट क्या है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसी को हम सेट कहते हैं। और सेट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट से और भी नाम है। क्या है? मेंबर्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। मेंबर्स, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी कह लो, एक ही बात है। मेंबर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट कुछ भी कह लो, एक ही बात है। चलिए इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं सेट को, कि रियल एग्जांपल में सेट क्या होता है। किचन के अंदर आपने देखा होगा, ये किचन का एक तरह की सेट है। क्या है? सेट है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये एक अलग सेट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये अलग सेट है किसका? प्लेट्स का। और ये जो बॉक्स लगे हुए हैं, जो डिब्बे लगे हुए हैं, ये एक अलग सेट है किसका? बॉक्स का। और ये अलग सेट है किसी और चीज़ का। ये जो है बाउल्स का अलग सेट है। सबके अलग अलग सेट है। किचन के अंदर जो है अलग अलग चीज़ें अलग अलग सेट में रखी हुई होती हैं। प्लेट्स अलग जगह दिखाई देंगी, चम्मच देखोगे वो अलग दिखाई देंगे, बाउल्स अलग जगह दिखाई देंगे। ये क्या सेट है, ये सब चीज़ें। चलिए मैथमेटिकली समझते हैं कि सेट होता क्या है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये दे रखा है A = 1 2 3 4। ये जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में ये लिखा जाता है। किसमें? कर्ली ब्रैकेट में हम सेट को लिखते हैं। ये एक सेट है किसका? नंबर्स का सेट है। एक सेट दे रखा है नंबर का, किसका? 1 2 3। ये एक सेट है किसका? नंबर्स का। अब एक दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। बी क्या है? बी एक सेट है किसका? नेम्स का। राहुल, रेहान, कैफ, ये क्या? नेम्स है। ये किसका? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है इसमें? नेम्स है। कौन कौन से? अलग अलग है। राहुल अलग है, रेहान अलग है, कैफ अलग है। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। उम्मीद है आपको सेट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, मैंने बता चुका हूँ पहले। आगे बढ़ते हैं। ये एक पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझ लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो सेट होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट लिखा हुआ A = 1 2 3 4। दूसरा सेट लिखा हुआ A = 1 3 2 4। इसमें क्या है? 1 2 3 4 एक के बाद एक है। इसमें 1 3 पहला आ गया, 2 बाद में कर दिया। तो इस अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सेट है दोनों के दोनों क्या है? ये सेट जो है इक्वल हैं। अरेंजमेंट से सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे होने से सेट डिफरेंट नहीं हो जाते, सेट इक्वल ही रहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेट से कोई मैटर नहीं करता सेट का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने कुछ सिंबल दे रखे हैं कि सिंबल क्या बता रहा है। बस आपको इन सिंबल्स का दर्शन करने, क्या करने? आपको इन सिंबल्स के दर्शन करने हैं। बस दर्शन कर लीजिए क्या होते हैं। आगे आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा सिंबल्स का यूज़ करते जाएंगे, आपको सिंबल समझ में आते जाएंगे। ये देख लेते हैं एक बार क्या कौन कौन से सिंबल हैं। पहला है यूनियन। ये जो है यूनियन सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का होता है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट, ये डज नॉट प्रॉपर सबसेट, ये डज नॉट सबसेट, ये ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम ए की पावर सी भी ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। ये फाई, ये दो सिंबल होते हैं फाई के।
ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए डिनोट करते हैं, ये पावर ऑफ सेट के लिए। और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल होता है। बस सिंबल समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब लेक्चर में यूज़ करेंगे तब समझ में आ जाएंगे। आप इनके सिर्फ दर्शन कर लीजिए। अब जो ये नेक्स्ट सिंबल है ये है उल्टा ए जो बना हुआ, क्या बना हुआ उल्टा ए, ये क्या फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ऑल के लिए ये सिंबल होता है। जो ये उल्टा ई बना हुआ है ये देयर एग्जिस्ट के लिए, किसके लिए, देयर एग्जिस्ट का लिए ये होता है उल्टा ई जो बना हुआ। ये जो एक डंडा खिंचा हुआ है और दो डॉट जो हैं ये अलग अलग, एक सिंबल ये होता है सच दैट का और एक सिंबल ये होता है सच दैट का। किसका, सच दैट के ये सिंबल हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, पहला रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए पहले रोस्टर फॉर्म को देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है सर। अब जो रोस्टर फॉर्म होती है उसके अंदर जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। कॉमा लगाकर ये जो ए इजकल टू 1 2 3 4 5 जो दे रखा है, सेट क्या कर रहा है, ए डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये किस चीज़ का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है जो कि लेस देन 6 है। 6 से जो छोटे नंबर है नेचुरल नंबर उसका एक सेट दे रखा है। इस रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है, ये रोस्टर फॉर्म होती है। दूसरी एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 8। 8 से जो लेस है ऑड नंबर उसका सेट दे रखा है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कॉमा से डिफरेंट यानी सेपरेट कर दिया गया है, इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कॉमा से जब एलिमेंट से ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म बन जाती है। जब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है सर, सेट बिल्डर फॉर्म को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 and 8। 3 और 8 के बीच में जो इंटीजर का सेट है वो देखिए। इसके अंदर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। क्या, पी एक सेट है जिसमें x इज सच दैट, x जो है इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, मतलब x इंटीजर है और x की जो वैल्यू है 3 और 8 के बीच में लाई कर रही है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कॉमा से सेपरेट करके लिख रहे हैं तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। दूसरी एग्जाम्पल है बी, सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से जो बड़े होल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या है, एम एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स जो है होल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। आगे देखते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, ये 12 टाइप्स ऑफ सेट दे रखे हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अभी आप इनके दर्शन कर लीजिए कि एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, पावर सेट, ये सेट होते हैं। अब इन सेट का आपने दर्शन कर लिया, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। चलिए पहला जो हमारा सेट है वो क्या है वो देखते हैं। पहला जो हमारा सेट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एन एम्प्टी सेट इज अ सेट विद नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना होता। कैसा सेट होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट बोल देते हैं और वॉइड सेट भी, नल सेट और वॉइड सेट एम्प्टी सेट को ही बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दो या फिर ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको हम फाई बोलते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं या फाई से डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं सर, एग्जाम्पल समझाइए। पहले एग्जाम्पल द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 4 साइड होती हैं। पहली बात तो जिसकी 4 साइड होंगी वो ट्राइंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा। 4 साइड होंगी तो ट्राइंगल नहीं होगा, नहीं होगा तो एम्प्टी सेट है। 4 साइड वाला ट्राइंगल होता ही नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है। ये एग्जाम्पल होगी एम्प्टी सेट की। दूसरी एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। एक ऐसा सेट बताना है ऑड नंबर का जो 2 से डिविजिबल हो। पहली बात तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते इसका मतलब कोई ऐसा सेट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर। अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो इवन नंबर होते हैं, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। ऑड नंबर का कोई ऐसा सेट नहीं है, कोई ऐसे नंबर नहीं है ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। ये जो फाई लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा हुआ है, इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर इसके अंदर ऐसा करके ये फाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। फाई भी एक एलिमेंट है, लेकिन जब अलग फाई लिखा जाएगा तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। जब ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो ये एक सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट है इसके अंदर तो ये सेट बन जाएगा। फाई ये सेट विद 1 एलिमेंट। ये क्या है, फाई एक सेट है जो एक एलिमेंट है। ये क्या, फाई एक एलिमेंट है तो ये 1 एलिमेंट वाला सेट बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है सिंगलटन सेट।
सिंगलेटन सेट क्या होता है सर? ए सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। वो सेट जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल सर, एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, क्या सर? 2। और जो दूसरा सेट है ये भी एग्जांपल बन गई किसकी? सिंगलेटन सेट की। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो ये सिंगलेटन सेट है। जिस सेट के अंदर एक सेट हो उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। सॉरी, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे दूसरा है, ये बल्ब दिखाई दिया, क्या चमका सर? इस बल्ब से हमें चमका कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए समझते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। पहले फाइनाइट सेट को समझते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर काउंटेबल। जिस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर काउंटेबल। अगर आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं तो वो फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जाम्पल 2 ए सेट दे रखा है, 2 4 8 16। ये एक सेट दे रखा है, इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन ली, कितने से? 2 4 8 16, 4 एलिमेंट्स है, तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है सर? इनफाइनाइट सेट होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट काउंटेबल। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। डॉट डॉट दे रखा, मतलब कहीं पता नहीं कहाँ जाकर खत्म हो रहा है, पता है नहीं कहाँ जाकर खत्म होगा, नहीं पता तो इनफाइनाइट। जिसको हम गिन नहीं सकते कितना होगा नहीं पता, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है। जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, एग्जाम्पल के साथ। आगे बढ़ते हैं। ये इनफाइनाइट सेट की और कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, हम पता नहीं कितने होते हैं नेचुरल नंबर। इसी तरीके से होल नंबर का, इंटीजर का, रैशनल नंबर का ये दे रखे हैं, इनके आप दर्शन कर लीजिए, बस समझ लीजिए ये इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बल्ब से क्या समझा सर? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। पहले समझते हैं इक्वल सेट क्या होता है। आर टू सेट्स दैट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। वो दो सेट जिन सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, वो सेट जिन सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इक्वल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ यू यानी वॉवल्स। एन दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ यू यानी कि सेम एलिमेंट है, यानी कि सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट हो जाएगा। दूसरी है, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 एलिमेंट है, बी दे रखा है 2 1 3 यानी एलिमेंट जो सेम है 1 2 3 करो 2 1 3 करो। हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर दोगे तो सेट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेम एलिमेंट्स है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है सर? आर टू सेट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो इक्विवेलेंट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। कितने एलिमेंट है सर? 5 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 5 है सर इसके अंदर। बी एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सर? 5 हैं। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो ये इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम हो जाते तो ये इक्वल सेट बन जाता है। इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट जो होता है, अगर वो इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट भी है। क्या? इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल दे रखी है ए 1 2 1 3 3 एलिमेंट, बी ब्लू वाइट ग्रीन, इसमें 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। उम्मीद है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट समझ में आया होगा। यस सर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती रहें। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये सबका बाप होता है, मतलब इससे जितने भी सेट होंगे वो सब के सब इसके अंदर आएंगे। जितने भी सेट होंगे वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। ये सब सेटों का बाप होता है। क्या होता है देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट। क्या होता है? ये एक ऐसा सेट है जो सारे के सारे बाकी जो सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स को अपने अंदर ले लेता है। मतलब क्या सर? इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट एक ए दे रखा है, ए के अंदर सेट दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। बी एक सेट दे रखा है, एलिमेंट ये दे रखे हैं। सी एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट ये दे रखे हैं। अब इन सारे एलिमेंट को जब एक जगह लिखोगे, यूनिवर्सल सेट विल हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब एक सेट बना दिया जाए उनका तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे सेट ए बी सी ये सारे के सारे सेट आ रहे हैं तो ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट सबका बाप होता है। सारे के सारे सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
अब है सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, वेयर द एलिमेंट्स ऑफ वन आर एंटायरली कंटेन विद इन अदर, मतलब एक सेट के अंदर दूसरे सेट के अगर एलिमेंट आ रहे हैं तो वो सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल सर, एक सेट दे रखा है बी 1 2 3 4 5, एक सेट दे रखा है ए 1 3 5। अब ए के जो एलिमेंट हैं 1 3 5 वो सेट बी में आ रहे हैं, तो सेट बी में ए के एलिमेंट आ रहे हैं, तो सेट ए क्या है, सबसेट है। सेट ए जो है बी का सबसेट है। कैसे पढ़ेंगे, ए सबसेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे ये होता है सबसेट। क्यों, क्योंकि बी के अंदर ए के एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये बी जो है, ए जो है बी का सबसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें इसको, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, जैसे सेट एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ सब हेडिंग दे रखी है, जो सब हेडिंग है वो सेट चैप्टर के अंदर आ रही है, सेट चैप्टर के अंदर आ रही है, तो सेट क्या है, सेट जो बी सेट कह सकते हैं, उसके अंदर जो है जो जो सब हेडिंग आ रही है वो क्या है, सब सेट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ए प्रॉपर सबसेट वेयर द एलिमेंट्स ऑफ वन आर एंटायरली कंटेन विद अदर एंड अदर सेट ऑल्सो कंटेन मोर आइटम्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बी है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, अगर बी जो सेट है इसके अंदर ए के जो एलिमेंट हैं वो तो हो ही हो, ए के जो एलिमेंट है वो तो बी के अंदर हो ही हो, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। पढ़ेंगे कैसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, ए के नीचे एक साइन दे रखा है ये, ठीक है सर, समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट। आगे पावर सेट को पढ़ते हैं, पावर सेट क्या होता है, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ए एक सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, 1,2। जब इसका सबसेट फाइंड करेंगे, सबसेट कैसे निकालते हैं, हर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट तो 5 होता ही है, ये 5 होगा सबके अंदर, एक एलिमेंट 1 दे रखा है, ये सेट हो गया। सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, ये सेट दे रखा है ना 1,2, इस सेट का सबसेट निकालना है। एक सारे सेट का सबसेट 5 होता है, ठीक है सर, एक 1 हो जाएगा एक एलिमेंट, तो ये अलग सेट बन गया, सबसेट बन गया। इसका 2 एक एलिमेंट है, इसका अलग सबसेट बना, एलिमेंट के हम सबसेट बना रहे हैं। और 1,2 एक मतलब जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, और एक 5 भी उसका सबसेट होता है। ये दोनों हर एक किसी के सबसेट होते हैं। कौन सा, एक तो वो खुद सेट और एक 5, ये हर किसी सेट के सबसेट होते हैं, ठीक है सर। तो पावर ऑफ सेट क्या हो गया सर, ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट बने 4, इन सेट को एक सेट के अंदर लिख दिया तो ये पावर सेट हो गया, इन सेट को एक सेट के अंदर लिख दिया तो पावर सेट हो गया। सर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, 1 2 3 4, पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4। सर आपने निकाला कैसे, एक फॉर्मूला यूज़ करा मैंने, कौन सा सर, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनमें 2 दे रखें, कितने दे रखें सर, 2 दे रखें, तो जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गए सर, 4 आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इस तरीके से फाइंड करते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होंगे सेट के अंदर उसको n की जगह पर रख देना, नंबर ऑफ सबसेट निकल आएंगे। सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ पावर सेट के लिए भी यही होता है, क्या, 2 की पावर n, दोनों का फॉर्मूला सेम है। n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर दे रखे उन्हें रख देना, तो नंबर ऑफ पावर सेट निकल आएंगे। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, इसका थोड़ा सा अलग है, वो क्या, 2 की पावर n -2, बस इसमें -2 कर देना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकल जाएंगे। इन पॉइंट्स को याद रखना, कभी कभी जो है हमारा MCQ पैटर्न आ जाता है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं और 1 नंबर में पूछ सकते हैं, आपको इसका यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब जो अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक है सर हमारा वेन डायग्राम। व्हाट इज़ ए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या है, ए वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज ए ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन बिटवीन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स। मतलब क्या है सर इसका मतलब है जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं डिफरेंट सेट के अंदर, जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं डिफरेंट सेट के अंदर, जो ये रिलेशन, ये 3 सर्कल दे रखे हैं, तीनों सर्कल के अंदर ये हर एक सर्कल एक सेट को डिफाइन कर रहा है और इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये जो चीज़ दे रखी है ना, ये क्या, ये रिलेशन दे रखा है इनके बीच में, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। जिस डायग्राम से ये रिलेशन को, सेट के रिलेशन को हम शो करते हैं, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, ए वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीपल ओवरलैपिंग क्लोज कर्व्स। मतलब
ओवरलैप हो रही होती है क्लोज कर्व की। ये क्लोज कर्व दे रखे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। ये होता है वेन डायग्राम कंसिस्ट होता है, और यूजुअली इसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कल से डिनोट हो रहा है, और ईच रिप्रेजेंटिंग है हर एक सेट, हर एक सर्किल हर एक सेट को डिफाइन कर रहा है। हर एक सर्किल हर एक अलग यूनिक सेट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है सर, 3 सर्किल हैं, 3 सेट हैं। वेन डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। ये जो है इसकी डेफिनेशन जो एक बार एग्जाम में पूछ ली गई है, इसकी डेफिनेशन को याद रखना। ये 2 पॉइंटों को 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, आप लिख दीजिएगा इसको। ठीक है सर, लिख देंगे। अब ये वेन डायग्राम दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, ये दर्शन कर लीजिए आप वेन डायग्राम्स के। सर हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं है सर समझने की, बस इसको देख लो अच्छी तरीके से। समझ में कब आएगा सर? जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, वापस से इसी जगह पर आप आना, इसी पेज को, इसी स्लाइड को देखना, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये जो डायग्राम दे रखे हैं वेन डायग्राम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है सर, हम वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसको वापस से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन अ सेट्स। ऑपरेशंस ऑन अ सेट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो ये हैं। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होता है, यूनियन या फिर एडिशन भी बोल देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर। चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाई ए के ऊपर जो कॉमा लगा हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर कॉमा लगा दिया, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। या और कैसे डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ए की पावर सी। ए की पावर सी यानी ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करने का तरीका। ठीक है सर, ये तरीका तो हमें समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ साथ के साथ आप नोट्स करते रहिएगा। ठीक है सर, हम साथ के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं उसको हम नोट करते जा रहे हैं नोटबुक के अंदर। चलिए आगे क्या कह रही है डेफिनेशन, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। मतलब क्या है सर इसका मतलब ये एक सेट दे रखा है यूनियन सेट दे रखा है। इसके अंदर एक सेट है ए एक सेट दे रखा है यूनियन सेट के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़कर। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़कर। ये सेट ए दे रखा है, इसको छोड़कर जो बचा यूनियन के अंदर, ये बचा सर, ये चीज़ बची, ये जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको। ठीक है सर, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक सेट दे रखा है बी, ये यूनियन सेट है, इसके अंदर एक सेट बी दे रखा है। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को हटा के जो सेट है, बी को हटा दो सर, बी को, ये क्या है, ये बी दे रखा है एक सेट, बी को हटा के जो बचा हुआ है यूनियन के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बी सेट को हटा कर जो बचे हुआ है वो सब क्या है सर, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। बल्ब दिखाई दे या क्या चमका सर, इससे चमका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डोनेटेड बाई ए यूनियन बी। मतलब दो सेट्स का जो यूनियन हो हमेशा ए यूनियन बी करके डिनोट करते हैं। ये क्या है, ए यूनियन बी। इस तरीके से दो सेट्स का यूनियन डिनोट करा जाता है। क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन दी सेट ए और इन दी सेट बी और इन बोथ ए एंड बी। मतलब क्या है सर इसका, और जहाँ पर भी दिखाई दे जाए, इस और का मतलब होता है सेट के अंदर क्या, यूनियन। और का मतलब क्या होता है सर, ऑन का मतलब होता है सेट के अंदर यूनियन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को। ठीक है सर, एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। एक सेट दे रखा है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक है सर, ये वेन डायग्राम बना लिया है। जो ए दे रखा है ये वाला ए सेट है, और ये पूरा जो ये बी सेट है। अब इस एलिमेंट जो ए के एलिमेंट है सेट ए में लिख दिए, बी के जो सेट बी में लिख दिए। अब इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, वो यहाँ पर लिख दिए बीच में। यहाँ पर लिख दिए सर, यहाँ पर लिख दिए बीच में। अब इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए इन दोनों सेट ए और सेट बी में, उन दोनों एलिमेंट्स को, इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दे रहे हैं। जिस एक सेट में लिखेंगे वो होता है यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। यानी दो सेट हैं ए एंड बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिए। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखना है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10, ये ए यूनियन बी हो गया। यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिफाइन कीजिए विद एग्जाम्पल। 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब अगर ए
यूँ करके बी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ये बना हुआ है ना, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करते हैं। और जहाँ पर भी एंड दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे रहा है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन सेट थ्योरी के अंदर। ठीक है सर, होता क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मतलब दो सेट्स के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट बी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8। अब इनके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं सर, कॉमन एलिमेंट है इसके अंदर 4 5 है, इसके अंदर भी सर 4 और 5 है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ये हमने वेन डायग्राम से लिख दिया है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसी को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें लिख दो, वही हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उम्मीद है आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा। यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या है सर, ए माइनस बी का मतलब है ए सेट दे रखा होगा, एक बी सेट दे रखा होगा, ए सेट के अंदर से बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे, तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो ए माइनस बी आ जाएगा। बी माइनस ए का क्या मतलब है सर, बी माइनस ए का मतलब है बी सेट में जितने भी ए के एलिमेंट होंगे उन्हें हटा देंगे, तो बी डिफरेंस ऑफ बी निकल जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल की हेल्प से अच्छी तरीके से। ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है सर, अब ए माइनस बी निकाला है, इसमें क्या निकाला, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकाला है, सेट ए के अंदर जितने भी बी के एलिमेंट है उन्हें हटा दो। सेट ए के अंदर बी के एलिमेंट कौन से हैं, 3 4 5, ये तीन एलिमेंट ए में हैं, 3 4 5, इन तीन एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचे वो ए माइनस बी। तो इन जब तीन एलिमेंट्स को आपने हटाया तो क्या बचा, सेट ए के अंदर 1 और 2 बचा, तो 1 और 2 क्या होगा, ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया, ए माइनस बी 1 और 2। बी माइनस ए क्या होगा सर, बी माइनस ए हो जाएगा बी के अंदर जितने भी ए के एलिमेंट्स उन्हें हटा दो, बी में से एक एलिमेंट 3 4 5 ये इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी माइनस ए। क्या बचा सर, इन्हें हटाने के बाद सेट बी में से 6 7 9 बचा, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बी माइनस ए। उम्मीद है आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स भी समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को डिनोट करते हैं सिंबल इस ट्राइंगल से, जो ट्राइंगल सिंबल्स है इससे ही डिनोट करते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। ये होता क्या है, सेट फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, बी सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है 3 4 5 6। अब इन दोनों सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है, क्या है 3, इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट है। इस कॉमन एलिमेंट्स को हटाकर, ये जो कॉमन एलिमेंट्स है इसे हटाकर बाकी जो एलिमेंट हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है सर हमने वो हटा दिए, उसे हटाकर जो एलिमेंट बचेंगे वो हो जाएगा सिमेट्रिक ऑफ टू डिफरेंट सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या देखा हमने, जो कॉमन एलिमेंट था उससे हटा दो, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दो, वो हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सर हमें समझ में आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये आ चुका है पहले कि व्हाट डज डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ स्टेट। दो लॉ होते हैं इसके अंदर सेम होते हैं, बस लॉ को देख लेते हैं वो होता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, इसका फर्स्ट लॉ कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। सर कुछ समझ में नहीं आया हमें, क्या कह रही है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या कहती है समझते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दिखाई दे रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ कहता है, ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है। क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी के होल का ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये क्या सर, ये है सेकंड लॉ डी मॉर्गन्स लॉ का, सेकंड लॉ है किसका, डी मॉर्गन्स लॉ का। सर हमें समझ में आ गया डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ डिफाइन करने के लिए जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, सेम इसी तरीके से इस डेफिनेशन में
ये तो फर्स्ट लॉ होगा। सेकंड लॉ के लिए क्या लिखेंगे सर, जहाँ जहाँ पर ये यूनियन दे रखा वहाँ वहाँ पर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन लिख देंगे, यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन कर देंगे, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सेकंड लॉ की। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा हमें प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। इसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में आ चुका है। डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक जो है मैं कराऊंगा, दूसरा आप खुद कर लोगे, सेम इसी तरीके से होता है। चलिए पहले को कर लेते हैं, पहला क्या कह रहा है, पहले प्रूफ को समझते हैं। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या है सर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है सर, अब मैथमेटिकली अप्रोच से करते हैं इसको। मान ले रहे हैं जो पी है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सर ए यूनियन बी के जो कॉम्प्लीमेंट है उसको सर हमने पी मान लिया, ठीक है। और जो क्यू क्या माना है सर हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सर हमने इसको क्यू मान लिया, ठीक है। मान ले रहे हैं जो एक्स एलिमेंट है वो, एक्स कोई एलिमेंट है वो पी में बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है वो पी में बिलोंग कर रहा है। जब पी में बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि पी और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, ठीक है सर। इसका मतलब जो एक्स जो है पी से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है सर। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा मतलब ए से भी बिलोंग नहीं करेगा एक्स, और बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो सर किससे बिलोंग करेगा, एक्स जो है बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से और बी कॉम्प्लीमेंट से। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से एक्स बिलोंग करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब क्या होता है सर, इंटरसेक्शन। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है सर, क्यू है। इसका मतलब जो एक्स है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, क्यू से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है क्यू से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो पी है वो सबसेट है क्यू के, जो ये पी है वो सबसेट है क्यू, क्योंकि ये दोनों एक से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि पी के जो एलिमेंट्स है क्यू एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो जो पी है वो क्यू का सबसेट हो गया। पी जो है सबसेट है क्यू, क्योंकि क्यू जो पी का जो एलिमेंट है एक्स वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्या है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है, पी इज सबसेट ऑफ क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने, ठीक है सर। अब एक और एलिमेंट लेते हैं, वाई एक एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है, वाई एक एलिमेंट है क्यू में बिलोंग कर रहा है, क्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्यू क्या था सर, क्यू था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सर। ये किस में बिलोंग कर रहा है सर, ये बिलोंग कर रहा है क्यू में। क्यू क्या था सर, क्यू था, लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये था क्यू। वाई जो बिलोंग कर रहा है क्यू में, ठीक है सर, वाई जो क्यू में बिलोंग कर रहा है, तो वाई बी क्यू में बिलोंग कर रहा है यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, वाई जो बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वाई ए में बिलोंग नहीं करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वाई ए यूनियन बी में ही भी बिलोंग नहीं करेगा, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब वाई जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, वाई जो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या था सर, वो हमने पी माना था। इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पी है, तो मतलब वाई जो पी से बिलोंग कर रहा है, पी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्यू इज सबसेट ऑफ पी। क्यों, क्योंकि क्यू का जो एलिमेंट है वाई वो पी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो क्यू है वो सबसेट हो गया पी का। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। जब दोनों पी क्यू का सबसेट है, क्यू पी का सबसेट है, इसका मतलब पी और क्यू इक्वल हो गए, पी और क्यू इक्वल हो गए। पी और क्यू क्या माना है, ये दोनों पी और क्यू हैं, ये पी और क्यू इक्वल तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल तो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ हमारा प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड लॉ सेम इसी तरीके से प्रूफ होगा, आप इसको खुद अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट में जाकर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है सर। हमें समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं समझा रहे सर आप, इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि टाइम कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थोड़े समय में हमें देखनी है, ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटरवल को समझ लेते हैं। चलिए पहला क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट दे रखा है, ये जो ब्रैकेट दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज्ड इंटरवल को क्या करता है, ये क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन करता है, यानी कि ये क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ए कॉमा बी लिखा हुआ है, हम नॉर्मली मैथमेटिकली समझते हैं। इसके अंदर दो एलिमेंट लिखे हुए हैं 2, 3। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड। इसका मतलब है कि जो
ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है, जो ये ब्रैकेट है वो 2 को भी इंक्लूड कर रहा है और 3 को भी, और इनके अंदर इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है 2 और 3 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, 2 और 3 के बीच में वैल्यू आ जाएंगे सर 2.5, 2.6 इस तरीके से, और 3 तक 3 और 2 भी इंक्लूड हो रहा है, 3 और 2 इंक्लूड हो रहा है, इस वजह से इसको डार्क कर दिया है। 2 और यानी कि ए और बी भी इंक्लूड होगा, क्लोज्ड इंटरवल में दोनों इंक्लूड होंगे। सर समझ में आ गया क्लोज इंटरवल क्या होगा। अब क्लोज इंटरवल अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे देख लेते हैं क्या सर ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल में ये सिंबल होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल को। इसमें अगर दो चीज़ लिखी हुई है 2,3, इसका क्या मतलब है, ओपन इंटरवल का मतलब है 2 और 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। तो सर क्या इंक्लूड करना है, इनके बाद जो नंबर आएंगे, इनके बाद बहुत सारे नंबर हैं इनके बीच में 2.5, 2.1, 2.3 इतने बहुत सारे नंबर है। कहाँ तक सर 2.9 के लगभग, 2.9999 ऐसे 3 से पहले तक, 3 से जस्ट पहले तक नंबर सारे इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो जो ओपन इंटरवल है इसमें 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को इंक्लूड करना है। सर हमें समझ में आ गया ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओपन इंटरवल में ये जो है खाली है, ओपन क्यों, क्योंकि ओपन है, क्योंकि ए और बी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सर हाफ क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, हाफ क्लोज इंटरवल का मतलब है इसमें हाफ जहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे जाए वो तो इंक्लूड करना है, यानी ए इंक्लूड होगा। यहाँ पर ओपन ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी इंक्लूड नहीं होगा। हाफ क्लोज इंटरवल इसमें इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड हो जाएगा। सर हमें टाइप्स ऑफ इंटरवल यानी इंटरवल्स हमें समझ में आ गया सेट थ्योरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 और एक सेट बी दे रखा है 5, ठीक है सर। तो ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं किससे, ए क्रॉस बी से। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि कैसे फाइंड करेंगे, ए के जो एलिमेंट है और बी के जो एलिमेंट है इनसे फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर नहीं रहे बस ए क्रॉस बी समझाने के लिए। तो ए को पहले बी से मिलाना है, यानी ए कॉमा बी हो गया, यानी 1,5 हो गया। अब इस 1,5 हो गया। अब दूसरा क्या होगा सर 2,5, 2,5 होगा। अब 3,5, 3,5, ये जो लिखा हुआ यही कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ प्रीवियस ईयर में आ चुका है, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आएगा। और ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्हें बोलते हैं ओपन इंटरवल, सॉरी इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो ओपन इंटरवल में लिखे हुए हैं ना इन्हें बोलते हैं अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। सर कार्टेशियन और प्रोडक्ट ऑफ टू सेट सर हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आ चुका है फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, चलिए देखते हैं इसको। लेट ए दे रखा है सेट ए कॉमा बी, दूसरा सेट दे रखा है 1 2 3 बी। अब पहला जो हमें बताना है, पहला बताना है क्या बताना है सर, हमें बताना है ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब है ए को 1 से जब करेंगे तो ए को 1 के साथ ले लो, यानी ए कॉमा 1। अब जो ए को है वो 2 के साथ लेना है, ए को 2 के साथ ले लिया। ये क्या है सर, ये क्या हमारे सर हमने देखा था ये है हमारे ऑर्डर पेयर, हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। ऑर्डर पेयर भी समझ में आ रहा होगा, यस सर। अब ए को जो है 3 के साथ लेना है, यानी तीनों के साथ हमने ए को ले लिया। सेम इसी तरीके से अब बी को लेना है, बी को 1 के साथ लेंगे। जब बी को हम 1 के साथ लेंगे तो बी कॉमा 1, जब बी को हम 2 के साथ लेंगे तो बी कॉमा 2, और जब बी को हम लेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा बी कॉमा 3। अब यही हो गया, ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, हमने फाइंड कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरीके से निकालते हैं, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। जिस तरीके से ए क्रॉस बी निकाला सेम इसी तरीके से बी क्रॉस ए निकलेगा। बी क्रॉस ए में क्या होगा सर, ये पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ए कॉमा 1 करा, बस यहाँ पर 1 कॉमा ए हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी तो मैंने फाइंड कर दिया, अब आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना और उसका आंसर आपको कमेंट में जाकर बताना। सर सारे तो हमें आप दे दे रहे हैं, आप क्या करोगे सर, आप क्या कर रहे हैं सर, चलिए ठीक है इसे भी मैं ही करा दे रहा हूँ यार, परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों दिक्कत ले रहे हो। अब बी में क्या सर, बी में हम फाइंड करना है बी क्रॉस ए। दूसरा पार्ट क्या, बी क्रॉस ए। जो हमें सेट क्या दे रखा है सर, हमें सेट दे रखा था ए, सेट दे रखा था, क्या दे रखा था सर, ए कॉमा बी। सर बी जो सेट दे रखा था सर हमें वो दे रखा था, देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा था, वो दे रखा 1 2 3, क्या 1 2 3, ये बी सेट दे रखा है। बी क्रॉस ए निकालना है सर, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर, ए को 1 के साथ,
नहीं नहीं नहीं, इसमें उल्टा करेंगे, 1 को ए के साथ लेंगे, बी क्रॉस ए है ना, तो बी वाला पहले आएगा, ए वाला बाद में आएगा, तो इसमें 1 कॉमा ए, तो पहला क्या हो जाएगा सर, पहला हो जाएगा 1 कॉमा ए। अब 2 कॉमा ए, फिर क्या होगा सर 2 कॉमा ए, इसके बाद क्या होगा सर 3 कॉमा ए, 3 कॉमा ए। सेम इसी तरीके से अब 1 कॉमा बी, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी निकालेंगे। ठीक है सर, 1 कॉमा बी, सर 1 कॉमा 2 कॉमा बी, सर लास्ट में आ जाएगा 3 कॉमा बी। ये क्या हो गया सर, ये हो गया बी क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरीके से फाइंड करते हैं। सर हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। चलिए रिलेशन को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज़ द रिलेशन। अगली बात, जो रिलेशन है उसे हम आर यानी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को। रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा ना, ये इन्हीं का सबसेट होता है, इन्हीं का सबसेट होता है। मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अगर मैं इसी को आर कह दूँ, जब ए क्रॉस बी की जगह पर अगर मैं इसको आर कह दूँ, आर मतलब रिलेशन, जब आर जो होगा ये रिलेशन है, मतलब इनका सबसेट है। ये चीज़ लिखी हुई आएंगी रिलेशन के अंदर। सर समझ में नहीं आ रहा, चलिए और अच्छी तरीके से समझते हैं। इट इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनका सबसेट है। अदर वर्ड्स में क्या होगा सर, रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है, मतलब ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर है, इन्हीं के कलेक्शन क्या होता है सर, इन्हीं का कलेक्शन क्या होता है सर, इन्हीं का कलेक्शन होता है रिलेशन। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। सर पढ़ते कहते हैं, जैसे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो लिखा हुआ है इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे सर, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक आर रिलेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेट ए दे रखा है और ये सेट दे रखा है सर बी, और आर एक इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, सेट ए से सेट बी तक एक रिलेशन दे रखा है। ए और एक्स लिखेंगे कैसे सर, इसको आर इजकल टू एक रिलेशन लिख रहे हैं हम, चलिए कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बनाया, ये ए से एक्स में जा रहा है, यानी ए कॉमा एक्स। अब बी जो वाई से जा रहा है तो ये हो जाएगा बी कॉमा वाई। ठीक है सर, अब सी जो है एक्स से जाकर मिल रहा है, ये रिलेशन बनना है सी का एक्स जेड के साथ, सॉरी सी का रिलेशन बनना है जेड के साथ, तो ये हो जाएगा सी कॉमा जेड। तो ये क्या होगा, ये आर एक रिलेशन हो गया, ये सेट ए और सेट बी के अंदर, आर एक रिलेशन होगा सेट ए और सेट बी के अंदर, यही होता है रिलेशन। इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो उसे लिख लीजिएगा, नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आते रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि प्री इमेज और इमेज क्या होता है, उसको समझते हैं। ये जो एरो डिफाइन करता है ये रिलेशन बताता है, एरो क्या बताता है, ये रिलेशन है। ए का रिलेशन फर्स्ट के साथ है, बी का रिलेशन सेकंड के साथ है, सी का रिलेशन थर्ड के साथ है, और डी का रिलेशन जो फोर्थ के साथ है। ये जो बी, ये दो सेट दे रखे हैं ए और एक बी, दो सेट दे रखे हैं। ये जो बी सेट दे रखा है ना, इसके सारे सेट, ये जो सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनना है, ये जो रिलेशन बनना है बी सेट जो है, बी सेट जो है इसके अंदर जितने भी बी सेट के अंदर जितने भी जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, वो क्या है, वो इमेजेस होती हैं। तो इमेजेस क्या हो जाएंगे, इसकी इमेजेस आएंगे 1 सेकंड थर्ड और लास्ट में फोर्थ। तो ये क्या है, ये इमेजेस हैं, किसकी, बी की इमेजेस, ये बी की इमेजेस हो गई। प्री इमेजेस क्या होती हैं, इसकी जो इस साइड ए के अंदर क्या है, प्री इमेजेस हैं। जिस एलिमेंट की इमेज बननी है उसकी प्री इमेज भी बनेगी, जिस एलिमेंट की इमेज बननी है उसकी प्री इमेज भी बनेगी। इसका मतलब ए की इमेज बन रही है 1, तो इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी 1, 1 की प्री इमेज क्या हो जाएगी सर, ए हो जाएगी। तो प्री इमेज क्या हो जाएगी सर, प्री इमेज हो जाएगी ए बी सी और डी। ये क्या है सर, ये प्री इमेजेस हैं। सर हमें प्री इमेजेस और इमेजेस समझ में आ गया। सेट बी के अंदर जितने भी रिलेशन बनना है उसकी वो होती हैं इमेजेस, और सेट ए जो है वो होती हैं प्री इमेजेस। आगे समझते हैं। अब डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन को हम डिनोट करते हैं डी आर से, कैपिटल डी आर से डोमेन ऑफ रिलेशन को डिनोट करते हैं। होता क्या है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, प्री इमेजेस के सेट को ही हम डोमेन बोलते हैं। प्री इमेजेस क्या है, सेट ए जो है क्या है, सेट ए ही हमारा क्या है, ये प्री इमेजेस हैं। तो इसका जो सेट होगा प्री इमेजेस उसी को डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा डी आर इक्वल टू हो जाएगा क्या सर, तो डोमेन हो जाएगा सर यहाँ पर ए बी सी और डी। इसका क्या मतलब है, डोमेन का मतलब है सेट ए के अंदर। कभी कभी ये हो जाएगा कि ये रिलेशन दे नहीं लगा, मतलब ये इससे मैच नहीं करा, जब यहाँ पे ये इससे मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे डी हट जाएगा। तो ये प्री इमेजेस यहाँ पे 3 बचेंगे, कितनी, ए बी सी, 3 इमेज प्री इमेजेस बचेंगे, तो डोमेन भी 3 ही होंगे। और यहाँ पे पूरा दे रखा है, इसका मतलब ये सब हो गया। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, प्री इमेजेस का ही सेट होता है डोमेन ऑफ रिलेशन। सर समझ में आ गया डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस,
और इमेजेस का जो सेट होता है, यानी सेट बी क्या है सर, इमेजेस हैं, इसका जो सेट होता है उसी को कहते हैं रेंज। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं सर, रेंज फाइंड करते हैं आई आर से डिनोट करते हैं। सर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सर इसकी रेंज हो जाएगी सेट ऑफ इमेजेस। इमेजेस कौन सी हैं सर, 1 2 3 और 4, ये क्या है सर, इमेजेस हैं। इमेजेस भी पता चल गया सर, इमेजेस क्या होते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, क्या कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। सेट बी जो पूरा सेट बी होता है उसी को कंप्लीट सेट बी को ही कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कोडोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये क्या है सर, ये हो जाएगा कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन सेट, पूरे सेट बी को कोडोमेन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। आगे समझते हैं। आगे जो ये पॉइंट दे रखा, कह रहा है रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी। रेंज क्या, सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, सबसेट ऑफ बी का मतलब है कोडोमेन। जो सेट बी क्या था सर, सेट बी जो होता है वो कोडोमेन होता है। कोडोमेन होता है तो रेंज इज ए सबसेट, सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसे। जो रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है, मतलब सेट बी जो होता है वही इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस होती हैं वही रेंज होती हैं, वो क्या होती है, वही रेंज होती है। इसका मतलब जो कोडोमेन होता है, जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कोडोमेन बड़ा होता है और इक्वल हो सकता है रेंज के। इसमें जो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं, यानी रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, यानी इसमें इक्वल है। तो कोडोमेन जो रेंज है वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगा। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एनी सेट ए एंड बी, दो सेट दे रखे होंगे, उसमें रिलेशन फाइंड क्या होना होगा, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए मान लीजिए दो सेट दे रखे हैं, एक एन दे रखा है, दो सेट ए एंड बी दे रखे हैं, उनके अंदर एलिमेंट दे रखा है एन एलिमेंट दे रखे हैं सेट ए में, सेट बी में एम एलिमेंट दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे सर, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर n इंटू एम। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। मतलब किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। कोई रिलेशन अगर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है तो वो क्या हो जाएगा सर, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन को होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, तभी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं कोई एलिमेंट दे रखें ए कॉमा बी, अगर सेम एलिमेंट ए कॉमा ए, अगर ए कॉमा ए सेम एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन में तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होगा, अगर दो एलिमेंट है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक। बस सुनते रहिए, आगे इसके एग्जाम्पल कराएंगे, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए कॉमा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी कॉमा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना है रिलेशन से, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और ये जो तीन दे रखी हैं, आपने एक टॉपिक सुना होगा बाइनरी रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, बाइनरी रिलेशन की। आगे समझते हैं क्या है। एक एग्जांपल दे रखी है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव में क्या दे रखा था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है सर, रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक बार देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए यानी सेम एलिमेंट्स को बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन से। ए कॉमा ए सेम एलिमेंट्स को है सर, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है 2,2, इसका मतलब 2,2 क्या है, ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है सर, ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर यानी 2,2 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, आर क्या सर, रिलेशन से, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी ए कॉमा बिलोंग करनी चाहिए बी से और बी कॉमा ए भी बिलोंग करनी चाहिए आर से, यानी रिलेशन से। ठीक है सर, सिमेट्रिक के अंदर ए कॉमा बी यानी कि 2,3, ठीक है सर, 2,3 जो है बिलोंग कर रहा है आर से।
एंड साथ के साथ इसमें जो b,2 यानी a,b, यहाँ पे a जो है 2 है और b जो 3 है, तो यहाँ पे b,2 यानी कि b,2 क्या आ जाएगा सर 3,2, b,a मतलब 3,2। यहाँ पे a,b, b,2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, r से। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये जो r रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अगर ट्रांजिटिव भी हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करिए, इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया जाएगा और बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है सर, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि a, b बिलोंग कर रहा है r से और b, c भी बिलोंग कर रहा है r से, तो a, c को भी r से बिलोंग करना पड़ेगा। यहाँ पर a, b बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है सर, 2, 3 बिलोंग कर रहा है r से और 3,2 भी बिलोंग कर रहा है r से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a, क्या a, c सॉरी, यहाँ पर a, c ये है, a, c यहाँ पर है 2,2 यानी कि a और c यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं, तो ये भी बिलोंग कर रहा है r से, ये बिलोंग कर रहा है r से, तो ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्स भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। यस सर, क्या होता है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है फंक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है ये, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। सर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्यों ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। सर क्या स्पेशलिटी है इसकी, सर इसकी स्पेशलिटी क्या है वो देखते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एन इमेज इन सेट बी, कि सेट ए के हर एलिमेंट की जो इमेज है सेट बी में होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल दे रखी है, इसे समझते हैं। सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है। सेट ए के जो एलिमेंट है 1, 2, 3, हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। यस सर, ए की इसकी 1 की इमेज भी है, सर 2 की इमेज भी है और सर 3 की इमेज भी है सेट बी के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी में। हर एक सेट ए के जो एलिमेंट है यूनिक इमेज होनी चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सेट ए का 1 एलिमेंट है, इसकी इमेज एक है पी। सेट ए का जो दूसरी एलिमेंट है 2, उसकी इमेज क्यू है। 3 है, उसकी इमेज क्यू है। 2 की एक इमेज क्यू, 3 की एक इमेज क्यू, यानी सबकी अलग अलग इमेज है, सबकी यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है। इसका मतलब वो फंक्शन है। ये वाला जो हिस्सा है वो फंक्शन है। दूसरी एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरी एग्जाम्पल कह रही है कि ए, 2 सेट दे रखे हैं ए एंड बी, इसमें ये एलिमेंट दे रखे हैं। कंडीशन क्या है फंक्शन होने के लिए, फंक्शन होने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। यस सर है, 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की भी है। यस सर। और हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी में, सेट बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। सेट बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज पी है सर, ए की इमेज है। 2 की इमेज सर पी भी है और क्यू भी है। जो 2 एलिमेंट है सेट ए का, उसकी 2 इमेज है, 2 इमेज है। इसका मतलब जो है ये फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन होने के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। सर स्पेशलिटी क्या थी, यही स्पेशलिटी है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। सर हमें समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन समझ में आ गया तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख लीजिए साथ के साथ के टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। पहला है 1 to 1 फंक्शन। इसका नाम ही बता रहा है 1 to 1, यानी कि एक एक से मैच करेगा। एक जो है एक से ही मिल रहा है, एक एक से मिल रहा है और हर एक मिलना भी चाहिए। एक एक से मिल रहा है यानी 1 to 1 फंक्शन हो गया। ए की इमेज सेट बी में है, बी की भी है, सी की भी है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। मैनी टू 1 फंक्शन यानी बहुत सारे फंक्शन की, यानी बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज हो, बहुत सारे एलिमेंट की एक एलिमेंट हो यानी एक इमेज हो। ए बी सी सबकी इमेज एक ही है, वो क्या है, वो है सर 4। सर ये फंक्शन है। पहली बात तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, तो पहली कह दी फंक्शन है। क्यों है सर, फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन होता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सर सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। दूसरी कंडीशन और यूनिक इमेज होनी चाहिए। सर सबकी यूनिक इमेज है, ए की भी एक इमेज है 4, बी की भी एक ही इमेज है 4 और सी की भी एक ही इमेज है 4। तो ये फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन है, यानी मैनी और 1 फंक्शन है। नाम से पता चल रहा है ये मैनी टू 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट के लिए सेट ए के 2 एलिमेंट की एक सेम, कम से कम सेम इमेज होनी चाहिए। ए और बी की जो सेम इमेज है क्या 1 है और सी की इमेज 2 है। सेट ए के एलिमेंट की कम से कम 2 एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए
और इमेज सारी की सारी होनी चाहिए, मतलब 1 और 2 ये दोनों के दोनों इमेज होनी चाहिए। सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी इमेज होनी चाहिए सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, तो वो 1 to फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन वो होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज हो सेट बी में, और लेकिन ज़रूरी नहीं है सेट बी के हर एक की इमेज, सेट बी हर एक इमेज बन जाए, मतलब सेट बी के हर एक एलिमेंट की इमेज हो, यानी प्री इमेज हो। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो ये 3 छूटा हुआ है, क्या सर? यहाँ पर जो ये 3 छूटा हुआ है, यहाँ पर जब एक एलिमेंट छूट जाएगा सेट बी में तो वो इनटू फंक्शन होगा, जब एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। सर हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गए, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गए तो अच्छी बात है। और यहाँ पर ये लेक्चर होता है कंप्लीट। इस लेक्चर को हमने अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक कवर करा। ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट 2 है और यहाँ पर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। इस लेक्चर के अंदर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।